गया है 2 सप्ताह के लिए, इसलिए आप आराम से बैठ के घर में पढ़ाई करो। और मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और सारी बातों को प्रिपेयर करो। नॉट ओनली माई सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट विच एवर यू आर गेटिंग नोट्स एंड ऑनलाइन टीचिंग, उसमें आप सारा ध्यान दीजिए। मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें बता दी है। अब हम जीवांश खाद को लेकर के चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने कल करी थी। जीवांश खाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक प्रकार के जीवों के अवशेष से बनने वाली खाद है। और ऑर्गेनिक खेती हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने बताया था कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग न करके जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें। बहुत सारा विवरण इस चैप्टर के अंदर जीवांश खाद के ऊपर आएगा। इसके अंदर कौन कौन सी खादें सम्मिलित है ये सारा आपको बताया जाएगा। जीवांश खाद का वर्गीकरण करें तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है, सांद्रित और स्थूल। स्थूल खाद और दूसरा है सांद्रित खाद। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। जो जीवांश खाद है उसका वर्गीकरण हमने किया है स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद। कार्बनिक मैंने लिखना छोड़ दिया था, मैंने वापस से कर दिया। स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद क्या है? इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है। स्थूल बहुत ज्यादा, सांद्रित कार्बनिक खाद इसमें साधारण हो गया है बाकी सारी चीजों का। इसके अंदर जो मुख्य कार्बनिक पदार्थ हैं वो हट गए हैं या कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद, इसमें क्या आएगा? स्थूल कार्बनिक खाद में क्या आएगा? स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर गोबर खाद, इसके अंदर कंपोस्ट खाद, नाले की मिट्टी, ये सारे आएंगे। और जो सांद्रित कार्बनिक खाद है इसमें हड्डी का चूरा, रक्त प्लाज्मा तथा मछलियों के अवशेष, ये आएंगे इसमें सांद्रित कार्बनिक खाद। सांद्रित कार्बनिक खाद के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है और जो स्थूल कार्बनिक खाद है इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है। इसमें हरी खाद भी ले लेते हैं हम, हरी खाद भी हम साथ में लेंगे। आएगा वर्णन, आएगा इसका बहुत सारा वर्णन आएगा आपका। गोबर खाद आएगा, कंपोस्ट खाद आएगा, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी आएगा, है ना, केंचुए से बनती है खाद, वो आएगा। इसके बाद में और सारे दूसरे हैं, उर्वरक आएंगे, तरल जैव उर्वरक हैं, जो नाइट्रोजन यौगिकरण के वाले जीवाणु वगैरह सारे, ये सारे हैं। इसके अंदर ये चीजें सम्मिलित है जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, ये कहलाता है स्थूल कार्बनिक खाद। और सांद्रित कार्बनिक खाद है, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है। अब जीवांश खाद को बनाने की विधियां, और बनाने की विधियों में सबसे पहले मैं विवरण दूंगा आपको गोबर खाद। गोबर खाद हमने कल चर्चा करी थी, पहले भी चर्चा करी थी कि हमारे किसानों के पास पशुधन की कोई कमी नहीं है। पशुधन गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, ये सारे मुख्य रूप से किसानों के पास रहते हैं। इनका मल मूत्र गोबर खाद के लिए काम में लिया जाता है। ऊंट की मींगनी ले सकते हैं, बकरी की मींगनी ले सकते हैं, भेड़ों की मींगनी काम में ले सकते हैं, है ना। इसके बाद घोड़ा भी होता है, घोड़े की लीद को भी हम काम में ले सकते हैं। तो गोबर खाद से आप लोगों को यू ऑल आर अवेयर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जिस तरह से आपको अवेयर होना चाहिए उस तरह से आप अवेयर नहीं है। कैसे बेटा? कि हम लोग क्या करते हैं कि गाय का वगैरह का जितना भी ये गोबर वगैरह है इसको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके ट्रॉली भर के हम खेत में जाके डाल देते हैं। यह तरीका सही नहीं है। आपको गोबर से गोबर की खाद बनानी पड़ेगी।
इसकी विधियां मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम अपना करके उसके बाद में उस खाद का हम खेत के अंदर जाके प्रयोग करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली है। इसको सड़ाया जाएगा। गोबर की खाद केवल गोबर का कूड़ा इकट्ठा करके या गोबर के साथ जो बिछावन का कचरा है उसको लेकर के जाके हम खेत में डाल दें, दिस विल नॉट सॉल्व योर पर्पस एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर यूज बाय विच यू आर यूजिंग दिस मैन्योर, है ना। तो गोबर खाद जो है इसको बनाने का मतलब है, आपको पहले आपको समझना चाहिए कि गोबर खाद के अंदर केवल गोबर नहीं है। तो इसके घटक में आपको बताता हूं, इसके अवयव क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, घटक या अवयव। इसके घटक या अवयव, इसमें तो गोबर तो है ही, गोबर, मिंगनी और मल, पशुओं का मल, ये है पशु मल। इसके बाद में गोमूत्र भी है या पशु मूत्र भी है, ये हम लोग साथ में लें। उसके बाद में जहां पे आपने पशु को बांधा है, जहां पे आपने पशु को रखा है, वहां पे आपने जो पशु को खाने के लिए चारा दिया है वह बिछावन भी आपको काम में लेनी है, दैट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड। और उसके बाद में जिस मिट्टी पर पशु ने मूत्र किया है या मल किया गया है वह सनी मिट्टी भी आपको काम में लेनी है। आप देखिए ये घटक है, आपको समझ लेना चाहिए कि केवल गोबर को उठा करके सॉरी, यदि हम उसको खाद समझें तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है, लेकिन आपको इसकी बेसिक चीजें हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके ध्यान दीजिए तो आपको सारी चीजें सरल लगेगी। क्योंकि जिन चीजों से आप अवेयर हैं, इन चीजों कोई नाम आपके लिए नए नहीं आ रहे हैं, गोबर की खाद आ रही है या कंपोस्ट की खाद आ रही है, कोई नाम नए नहीं आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे, आपको आसानी से समझ आएंगे और तेजी से आपका माइंड जो है इसको ग्रैस्प करेगा, लेगा। लेकिन इसके साथ में क्या बेसिक चीजें हैं उसको यदि जब तक अपनाया नहीं जाएगा, उसको जब ध्यान में जब तक रखा नहीं जाएगा, तब तक आपके लिए सारी चीजें बेकार है। तो बेटा आप इस चीज को समझिए कि हम लोग क्या करते थे कि टोलियां भर के गोबर की इकट्ठी कि मेरे खेत में डाल दो, वो कर दो। मेरे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आई एम फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिसिपल, आप एग्रीकल्चर डिसिपल्स हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सही तरीका नहीं है। इस खाद के अंदर ये चीजें होनी चाहिए जो इसके घटक हैं, गोबर होना चाहिए, पशु मल होना चाहिए, मिंगनी होनी चाहिए, जो भी है ना। उसके बाद में उसके साथ उसका मूत्र भी होना चाहिए और उसके बाद में जो बिछावन पशु ने अपने चारा जो है अपने पैरों से खराब किया है, उसके ऊपर उसने गंदगी डाली है, मूत्र डाला है, वह भी साथ में लेना है आपको। और उसके बाद में वह मिट्टी जिसके अंदर थोड़ा सा भी अंश इसका गोबर का या मूत्र का गया है, वो सारा का सारा आपको लेना है और इसको लेकर के आपको इसको सड़ाना है और सड़ा के इसको काम में लेना है। अंडरस्टैंड? अब ये है आपकी सड़ी गोबर की खाद, जिसकी मैं आपको विशेषता बताऊंगा कि सड़ी गोबर की खाद की क्या पहचान है। तो सबसे पहले हम इस गोबर की खाद को कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसको देख लेते हैं। सड़ी गोबर की खाद या गोबर की खाद बनाने की विधियां एक एक करके मैं आपको बताता हूं। वैसे 3 विधियां हैं आपके कोर्स में, आपको समझने के लिए आपको ध्यान में रखनी है। 3 विधियां गोबर खाद तैयार करने की विधि। वर्तमान प्रचलित विधि, वर्तमान प्रचलित विधि हम लोगों ने सुना और सुन करके बस ये दिमाग में ला लिया कि हमारे को ये करना है। वर्तमान प्रचलित विधि भी जो विधि है ये आसान विधि है, सस्ती विधि है, सुलभ विधि है, लेकिन यह विधि ज्यादा प्रभावशाली नहीं है ना, असरदार नहीं है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप वही जो मैंने आपको घटक बताए, पशु
मल, पशुमूत्र, बिछावन तथा सनी मिट्टी, इसको आपने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके किसी स्थान पर रख दिया। बचा हुआ जो था इसको आपने उसमें डाल दिया और उसमें आपने और कुछ नहीं किया, किसी तरह से गड्ढा वड्ढा नहीं खोदा, एक निश्चित आकार का गड्ढा नहीं बनाया, इसको सबको मिला करके आपने इस खाद को थोड़े समय के लिए रखा और उसके बाद में इसका प्रयोग किया। तो यह विधि प्रचलन में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी खाद की गुणवत्ता नहीं है, इसकी निम्न स्तर की खाद है। अब आपको मैं इसी के अंदर एक दूसरी विधि बताता हूं जिसका नाम है संश्लेषित विधि। यह इसका एक मॉडिफाइड या रिफाइंड फॉर्म है। पहली जो विधि आपने ही जिसमें आपको हमने बताया कि ये इसके घटक है, आपने घटकों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको घटकों को इकट्ठा करके एक निश्चित आकार का गड्ढा न बना करके उसमें उसको निश्चित समय तक न रख करके उसको अच्छी तरह से न सड़ा करके आपने बस ठीक है सर, ये चीजें होनी चाहिए, है ना। मसाला आपने लिया, कौन सा मसाला किस समय डाला जाता है गृहिणी ये जानती है। उस मसाले का उपयोग किस समय कब किया जाता है वो नहीं किया आपने। एक साथ मसाले लेकर के सब्जी में डाल दिया आपने, इस तरह से एक साथ आप ये सारी चीजें लेकर के और गोबर खाद मान ली, तो ये आपकी गोबर खाद नहीं है। इसके लिए आपको निश्चित आकार का गड्ढा बनाना है, उसको एक निश्चित समय देना है, उसके बाद में उसको सड़ाना है, इसकी थोड़ी बहुत पलटाई भी हो सकती है तो वो पलटाई भी करनी है। तो संश्लेषित विधि के अंदर 1.0 × 2 × 3 ये CN का आपको एक गड्ढा बनाना है। ये गड्ढा खोदाया जाता है और यदि पशुओं की संख्या का अनुपात ज्यादा है तो ये बढ़ा दो आप साइज, गड्ढे की साइज जो है इसको बढ़ाया जा सकता है यदि पशुओं की संख्या आपके पास ज्यादा है। तो मेरा मतलब है कि आपके पास यदि गोबर ज्यादा है, पशुओं का मल ज्यादा है, उसका मूत्र ज्यादा है, उसका चारा है, उसकी बिछावन जिसको आप बोलते हो उसको ज्यादा है, सनी में मिट्टी भी आपके पास खूब है, तो इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज जो है वो ये स्टैंडर्ड साइज को आप इसको आगे पीछे अपने हिसाब से पशुओं की संख्या के आधार पे तोड़ मोड़ सकते हो, बड़ा घटा सकते हो। और गड्ढा आपको कहां बनाना है, आप अपने खेत में ही बनाइए, जहां पे आपने पशु रख रखा है खेत में बनाइए। और इसलिए कि ये पोषक तत्व जो है वहां खेत में ये रिस्क करके कहीं दूसरी जगह बह करके जाए नहीं। और गड्ढे जो है छायादार स्थानों पे तथा ऊंचाई पे बनाए जाना चाहिए। छायादार स्थानों तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए ऊंचाई वाले स्थानों पे? ऊंचाई वाले स्थानों पे इसलिए बनाया जाना चाहिए कि यदि बारिश का पानी इसमें आता है तो ये आपका जो आपने इसके घटक तैयार करके काम में लिए थे वो बह करके दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए या खराब ना हो जाए। इसलिए आपको ऊंचाई वाले स्थान पर गड्ढे बनाने हैं, आपको छायादार स्थानों पर गड्ढे बनाने हैं। और गड्ढे जो हैं उसके पहनने में सबसे पहले आप सीधी इसके अंदर ये चीजें नहीं डालोगे, पहले के अंदर पहले आपको चारे की बिछावन डालनी है। पहले आप चारे की बिछावन डाल दीजिए पहले पे, और पहले पर चारे की बिछावन डालने के बाद में फिर इसमें गोबर डाल दिए, फिर इसमें सनी हुई मिट्टी डालिए, फिर इसके अंदर जो है उसका मूत्र है वगैरह ये डालिए। ठीक है, इस तरह से आपको परत एक बना दिया आपने, उसके बाद इसकी दूसरी परत बनाइए, परत दर परत ये इसके ऊपर डालते जाइए। और इसकी भराई जो है भूमि की सतह से 10 सेंटीमीटर तक इसको हो जाना चाहिए। समय जब ये सड़ेगी तो नीचे बैठेगी और जो आपके गड्ढे की साइज है बराबर आ जाएगी। आप ढेर को समतल कर दो और उसके बाद में इसको बंद कर दीजिए। नीपने की जरूरत नहीं है लेकिन आप इसको बंद कर सकते हैं। ये हो गया आपका संश्लेषित विधि वाला। ठीक है, अब एक विधि और है जिसको मैंने आपको बता रहा था, वो है ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि यानी खाई खोदना, खाई विधि। मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई इसमें आप ज्यादा मुश्किल है या
को समझा नहीं जाएगा, सामान्य बात है। इसमें आपने गड्ढे को खाई के रूप में खोदना है और इसकी साइज आपको रखनी है 6 इंटू 1.5 इंटू 1। ये आपको खाई खोदनी है इसमें की। इतनी खाई खोद दीजिए और खाई खोदने के बाद प्रोसीजर इज द सेम। आप वही लीजिए, पशुमल ले लीजिए, पशुमूत्र ले लीजिए, बिछावन ले लीजिए, सनी मिट्टी लीजिए। सबसे पहले बिछावन, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले तह में, तली में बिछावन को कर लीजिए। उसके बाद में गोबर डाल दीजिए। उसके बाद में आप उसके ऊपर सनी में मिट्टी डाल दीजिए, मूत्र डाल दीजिए। मैंने एक चीज नहीं बताई है आपको यह भी ध्यान रखना है कि थोड़ा पानी का उपयोग भी करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है इसको थोड़ा सा सड़ाना है। और सड़ेगा कैसे? जब इसके ऊपर सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं होगी, और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के लिए नमी की आवश्यकता रहती है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चीजें क्लियर हो। दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो आपको जैविक क्रियाओं के सफल संचालन के जरूरी है कि आप उसमें नमी दीजिए। थोड़ी सी आर्द्रता रहेगी तो जैविक क्रियाएं तेजी से चलेगी। ठीक है। अब आप ये जो मैंने बताया था ट्रेच विधि वाला, खाई वाला, इसमें आप जो है एक तरह से खाई खोदनी है और ये इसका मैंने आकार दिया 6 इंटू 1.5 इंटू 1। इस आकार का आप गड्ढा खोद दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बोला है, पशुओं की संख्या और जो गोबर है उसकी मात्रा के आधार पर यह जो आकार है इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। ओके। और अब है कि जो आप खाद काम में ले रहे हैं वह खाद सड़ी हुई है या नहीं है, इसकी जांच आपको करनी है। और आपको कितना समय, ये मैंने बोला जरूर था लेकिन आपको बताया नहीं कि कितने समय तक हम इसको रखें कि ये आसानी से सड़ जाए या आसानी से गल जाए। लगभग 15 से 20 या 1 महीना, और मैक्सिमम यदि आपके पास है ये गोबर वगैरह ज्यादा तो 1.5 माह इसके अंदर ये खाद जो आपने इकट्ठी करी है, खाद से मतलब गोबर वगैरह जो इकट्ठा किया है, ये सड़ करके तैयार हो जाता है। तो सड़ी गोबर की खाद की पहचान क्या है? सड़ी खाद की गोबर की पहचान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सड़ी गोबर खाद की पहचान। नंबर 1, इसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी, दुर्गंध रहित। इसका रंग मटमैला भूरा हो जाएगा। अब गोबर है वो ऐसा नहीं है। और ये खाद आपको भुरभुरी दिखाई देगी, है ना? भुरभुरी दिखाई देगी। इसके सारे घटक एक साथ आपको मिलेंगे, सभी घटक समान रूप से मिले। आपको जो खाद है इसकी पहचान करनी है कि ये खाद सड़ करके तैयार हो गई है। इसके 4 बिंदु हैं वो आपके सामने काम में लिए। अब इस खाद को आपको कैसे काम में लेना है, गोबर खाद देने की विधि ऐसा नहीं है जैसा मैंने पहले बोला है कि आपने गोबर की टोली इकट्ठी करी, टोलियां भरी और जाके खेत में डाल दी बिखेर। दिस इज नॉट द रियल वे टू यूटिलाइज दिस मैन्योर। ये खाद जो है काऊ डंग वगैरह से जो बनती है, इसको उपयोग करने का तरीका ये नहीं है। अब आपको मैंने कहा कि इसको सड़ा के काम में लेना है, तो सड़ा के लेने के बाद में आपको जाके खेत में बिखेरना नहीं है। खेत में आपको इसको कैसे दी जाती है इसका भी आपको ध्यान रखना है। पहले आप इसको बिखेर दें, उसके बाद हल से इसकी जुताई कर दें ताकि ये नीचे जमीन के अंदर जाके मिल जाए। और इसको खुला ना छोड़ें। और खुला क्यों नहीं रखें? क्योंकि नाइट्रोजन का वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण। और नाइट्रोजन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए यह सूर्य के प्रकाश में या हवा के प्रकाश में सीधे संपर्क में नहीं रहे। आपने ऊपर डाल दिया, सड़ी हुई गोबर की खाद थी,
आपने ऊपर डाल दी और ऊपर डालने के बाद में सीधा इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, सीधी आपकी वायु के इसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो इसमें नाइट्रोजन का वाष्पीकरण हो गया। आपने जिस पर्पज के लिए इस खाद को बनाया था, हमारा जो पर्पज है वो है NPK। मुख्य रूप से ये चीजें ध्यान में रखने की होती है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटाश, यानी ये चीजें जरूरी है। तो नाइट्रोजन जो है यह वाष्पित हो जाती है। इस वाष्पन को रोकने के लिए हमने जो आपने छिड़की थी और छिड़कने के तुरंत बाद मैंने आपको कहा था हल द्वारा इसकी जुताई करके मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि इसका प्रयोग एक साथ नहीं करें, टुकड़ा टुकड़ा बनाए, कुछ अंशों में करें। टुकड़ों या अंशों में किया है। टुकड़ों अंशों में करने से क्या होगा, तो आप जैसे एक साथ कर दोगे तो पूरी जुताई नहीं हुई, तब तक खुली रहेगी खाद, और थोड़े समय ही उसको खुला आपने दे दिया, समय मिल गया उसको, तो उसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगी। इसलिए इसका प्रयोग थोड़े थोड़े अंतराल में आपने थोड़ी सी ली, फिर उसमें जुताई करके मिट्टी में मिला दिया, फिर दूसरी डाली, फिर जुताई करके मिट्टी में मिला दिया। इस तरह इसका उपयोग आपको करना है। ये रहा आपका पहला बिंदु जो था आपका गोबर खाद। जीवांश खाद का पहला बिंदु है वो है गोबर खाद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और मैं समझ रहा हूं कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, देख लिया है और सारी जानकारी आपने ले ली है। नाउ एक दूसरा बिंदु है वो है आपका कंपोस्ट खाद। सेकंड बिंदु है वो कंपोस्ट खाद है, और इसके बारे में मैं आपको वैसे तो आज नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि कंपोस्ट खाद क्या है। कंपोस्ट खाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के बाद में मैं बात को आज यहीं समाप्त करूंगा। कंपोस्ट खाद क्या है? कंपोस्ट खाद का मतलब होता है कि जो इसके दो बिंदु है, एक फार्म मीटर और एक है टाउन कंपोस्ट। फार्म मीटर का क्या मतलब होता है, जो खेतों में पाया जाने वाला कूड़ा करकट है, जिसके अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधों की टहनियां हैं, सूखी है, गीली है, कैसी भी है, वो सारा का सारा भाग कहलाता है फार्म मीटर। उसके बाद में दूसरा भाग है जो सिटी का कचरा। सिटी का कचरा मतलब आपके रसोई घर का, आपके घर का, गलियों का, ये कचरा भी टाउन, ये कचरा कुल मिलाकर कहलाता है टाउन कंपोस्ट। तो फार्म मीटर और टाउन कंपोस्ट, इन दोनों को मिला करके हम बनाएंगे कंपोस्ट खाद, और कंपोस्ट खाद बनाने की क्रिया कहलाएगी कंपोस्टिंग। तो ये चीज मैं आपको कल बताने वाला हूं, इसके क्या घटक हैं ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई गोबर खाद में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। गोबर खाद के बनाने की, गोबर खाद के घटक मैंने आपको बता दिए, गोबर खाद के घटक समझ लिया आपने, इसकी बनाने की विधियां बता दी, और इसमें मैंने आपको बताया कि सड़ी गोबर खाद और गोबर खाद में अंतर है। आप लोगों ने मुख्य रूप से यही सोचा है, सुना है कि गोबर इकट्ठा किया, ट्रॉली भरी और खेत में जाके कूट दिया, डाल दिया, फेंक दिया। यह तरीका सही नहीं है। गोबर खाद को के अंदर मैंने बताया कि पशु के मल के साथ पशु का मूत्र भी होना चाहिए, उसका बिछावन भी होना चाहिए, जहां पे वो पशु को आपने खड़ा किया है, उसके बाद में वह स्थान भी वह स्थान जहां पे पशु ने मल मूत्र किया गया है, उसकी सनीनी मिट्टी भी लेनी है, और इसको लेकर के और इसको सड़ाना है। इसको लेकर के भी खेत में नहीं डालना है। आपने कहा साहब, आपने कहा गोबर नहीं डालना है, गोबर नहीं डालेंगे, सारा इकट्ठा करके नहीं डालेंगे। लो, इसको लेकर के फिर सड़ाओगे, और सड़ाने के लिए मैंने आपको 3 विधियां बताई। वर्तमान प्रचलित विधि, संस्कृत विधि और ट्रेंच विधि। अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के, पशुओं की संख्या के आधार पे इसकी साइज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और कम ज्यादा करने के बाद मैंने आपको बताया मिनिमम समय जो है इसका 20 दिन, 20 से लेकर के 1.5 महीने तक ये गोबर की खाद सड़ जाएगी, और सड़ने के बाद जब ये दुर्गंध रहित हो जाए, इसका रंग मटमैला भूरा हो जाए, ये भुरभुरी हो जाए, और इसमें सभी घटक मिले हुए हो, आपको देखने पे ऐसा लगे, तब इसको आपको काम में लेनी है। और इसको काम में लेने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि उठा के खेत में डालना नहीं है। खेत में इसको थोड़े थोड़े अंतराल में डाली, फिर जोत करके मिट्टी में मिला दी, फिर आपने डाला, फिर जोत करके मिट्टी मिला दिया। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि खुले में रहेगी, सीधे प्रकाश में रहेगी,
सीधे वायु के संपर्क में आएगी तो इसका नाइट्रोजन का वाष्पीकरण हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैंने थोड़ा ये आज चैप्टर आपको स्पीड में बताया है। आपके इसके नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे आपको, और आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए चीज़ें, क्योंकि आप सारी चीज़ें ये ऐसी कॉमन चीज़ें जिससे आप टच में हो, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझ करके हम हमारे किसानों को और हमारे देश को इसका फायदा दे सकते हैं।